हेलो स्टूडेंट्स, लेके आ गया हूं दूसरी वीडियो आपके लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर। हम देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसको ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो अगर ये नया शब्द आया है तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये इनर्शिया क्या होता है हमारा, इनर्शिया क्या होता है। देखो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी ही बॉडी की जो पोजीशन होती है ना उसी में रहना चाहती है। मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या हो गई, बेसिकली एक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से वो अपोज करती है अपनी पोजीशन को चेंज करना। तो इनर्शिया हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। और न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ कहता क्या है, न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, will remain in motion, and a body at rest will remain at rest। क्या लेकिन ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक बॉडी चल रही होती है तो वो रुक भी जाती है, और एक जो चलती हुई बॉडी है वो रुक भी सकती है, ऐसा होता है। लेकिन ये अभी मैंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन किया ये मेरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन ने क्या बोला, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest if there is no external force, applied on it, कहने का मतलब क्या है। सपोज करो कि कोई बॉडी रेस्ट में है, ये मार्कर मेरा रेस्ट में है, तो इस बॉडी के अंदर क्या है, इनर्शिया है। इस बॉडी के अंदर इनर्शिया है जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को छोड़ने को अपोज करता है। ये क्या करता है, अपोज करता है कि मैं अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। और इसी का प्रिंसिपल जो है हमारे को न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अगर वो चल रही है तो वो चल रही है, और वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है। उस चीज को इनर्शिया बोलते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई बॉडी है, सपोज करो एक छोटी कार है, ये टॉय कार है, हमारी एक टॉय कार है, और ये टॉय कार है, और एक बच्चा क्या है, इसको एक फिंगर अपनी टच करता है और फिंगर से ही इसको क्या कर लेता है, मूवमेंट दे देता है, तो ये गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम छोटी सी कार है, टॉय कार है, अगर उसके अंदर हम हल्का सा भी प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगी, मूवमेंट करेगी। लेकिन अगर कोई रियल कार है, बड़ी कार है, उसके अंदर कोई अगर पुश करेगा, कार को पुश करना चाहेगा, तो क्या वो उसको हिला सकेगा? नहीं हिला सकेगा। क्यों? क्योंकि इस जो छोटी बॉडी का जो इनर्शिया है वो बहुत कम है। इनर्शिया क्या है, वेरी स्मॉल। जब इनर्शिया छोटा है तो इसकी क्या हो रही है, बेसिकली इनर्शिया छोटा होने की वजह से इसको इजीली मूवमेंट दी जा रही है। लेकिन इसकी इनर्शिया क्या है, अच्छी खासी इनर्शिया इसके अंदर, इनर्शिया इज बिग। इनर्शिया की वैल्यू जो है इसके अंदर क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो ये अपोज करेगा, क्या ज्यादा से ज्यादा अपोज करेगी ये वाली, कि मैं अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ूंगी। तो ये चीजें हमारी क्या होती है, बेसिकली ये हमारा इनर्शिया होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ दिया मैंने कि इनर्शिया एक्चुअली में हमारा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर देखो, फर्स्ट लॉ को डेफिनेशन दोबारा से पढ़ो। अ बॉडी इन मोशन will remain in motion and a body at rest will remain at rest if there is no external force applied on it। मतलब अगर मैं बोलूं F net, मतलब नेट फोर्स अगर मेरा जीरो है, मतलब अगर मैंने बोला अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो ही होगा। कैसे कैसे कैसे? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे है, जब इसकी स्पीड कोई चेंज नहीं हुई तो क्या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर कोई बॉडी मोशन में है
और वो मोशन में है और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो ये लॉ एप्लीकेबल था वो क्या बता रहा था, बॉडी मोशन में है तो सेम स्पीड से वो मोशन में ही है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम बॉल भी थ्रो करते हैं, कोई मैंने बॉल फेंकी, वो क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है। तो अगर मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार अगर बॉल रुक जाती है तो इसका मतलब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बिल्कुल सही है। आपकी जो बॉल रुक रही है वो किस वजह से रुक रही है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रुक रही है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है क्या बॉल पे, बिल्कुल लगता है। जब वो सरफेस पे चल रही है तो उस पे क्या लग रहा होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है, और वही फ्रिक्शन फोर्स उस बॉल को क्या करती है, रोक देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट लॉ आपको बेसिक्स आइडिया मिला होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं और बताने वाला हूं। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम वो उन कंसेप्ट्स को। सो अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने एक ग्लास ले लिया, इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड टाइप कुछ रख लिया और उसके ऊपर मैंने रखा अपना एक कॉइन। मैंने क्या रखा, एक कॉइन प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अभी ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है, मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर मेरी न्यूटन की लॉ, फर्स्ट लॉ को मैं देखूं तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं, देखो कैसे प्रूव कर सकता हूं। ये जो मेरा कॉइन है ये रेस्ट पे है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इधर से इस जो बोर्ड है मेरा इस पे फोर्स लगाने वाला हूं, और जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो जो कॉइन रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो इस कार्ड के साथ आगे नहीं चला जाएगा। वो क्या करेगा, जैसे ही ये कार्ड यहां पहुंचेगा मेरा, मतलब मैंने अप्लाई करे फोर्स, तो ये कार्ड तो आगे जाएगा क्योंकि इसके अंदर फोर्स आएगी, तो इसके अंदर क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। इसकी इनर्शिया को तो हमने हिला डाला, इसकी इनर्शिया को क्या कर दिया हमने, तोड़ के ओवरकम करके कार्ड को आगे भेज दिया, यानी कि कार्ड के अंदर तो मूवमेंट आ गई। लेकिन जो ये कॉइन था इसके अंदर अभी भी क्या टेंडेंसी थी, ये रेस्ट में ही रहना चाहता था। अब जब ये रेस्ट में रहेगा तो इस पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा, कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। समझ में आई बात के नहीं आई? तो देखो क्या हो रहा है, एक बॉडी जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? इससे रिलेटेड हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, कि अगर कोई बंदा बस में जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, हम सब आगे की तरफ को गिरते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सपोज करो, देखो ये है, ये हमारी बन गई गाड़ी, बस बन गई, बस कुछ भी लगा लो यार, उससे उस कंसेप्ट समझना है आपको। तो ये हमारी बस है, इसके अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है। इस पर्सन के अंदर क्या है, इस पर्सन के अंदर क्या है, बॉडी की, इस पर्सन की वेलोसिटी इस अगर बस के अंदर देखी जाए तो 0 है, लेकिन एक्चुअल में जो बॉडी इस पे खड़ी है उसके अंदर वही स्पीड आ जाएगी जो स्पीड इस बस की है। ये मूविंग बस है, इस डायरेक्शन में चल रही है। सो इस बंदे के अंदर उतनी ही वेलोसिटी आ गई है जितनी वेलोसिटी से ये कार चल रही थी आगे। सो जब सडनली एकदम से ब्रेक लगेंगे तो देखो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर टेंडेंसी क्या आ गई है, इस बॉडी के अंदर इनर्शिया कैसा आ गया, इस बॉडी के अंदर इनर्शिया आ गया कि ये मोशन में है, ये मोशन में है। तो ये क्या करती है, मोशन किस डायरेक्शन में है, आगे की तरफ है, मोशन आगे की तरफ है। अब ड्राइवर ने जो ब्रेक अप्लाई करे वो एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई, वो एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करे इस गाड़ी के ऊपर, गाड़ी एकदम से क्या आती है, हमारी रेस्ट में आ जाती है। गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, लेकिन जो ये बंदा था ये आगे की तरफ गिरा। लेकिन ये क्यों गिरा, क्योंकि इस बंदे के अंदर जो मोमेंटम सेट हो गया था, यानी कि हम बोले इनर्शिया था, वो मोशन में था, वो मोशन में था, यानी कि वो चलना चाहता था आगे। तो इस वजह से जब उसके रेस्पेक्ट में बस तो हो गई रेस्ट में, लेकिन उस बंदे के अंदर अभी भी क्या है, इनर्शिया है। और कहाँ का इनर्शिया है, आगे की मूवमेंट है, उसके अंदर आगे जाने का इनर्शिया है, तो उसकी बॉडी आगे ही जाना चाहेगी, और वो बॉडी आगे जाती है और वो गिर जाता है बंदा, कहाँ पे, आगे की तरफ। और इसका रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। जैसे ही एक ड्राइवर सडनली एक्सेलरेट करता है गाड़ी को, तो हमारी बॉडी क्या होती है, बेसिकली रेस्ट में होती है। किसके रेस्पेक्ट में, अगर बॉडी रेस्ट पे है, गाड़ी रेस्ट पे है, बस रेस्ट पे है, और बंदा भी क्या है, रेस्ट पे है, तो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी, रेस्ट की होगी। तो इस बंदे के अंदर इनर्शिया हो गया रेस्ट का, ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा।
लेकिन सडनली जब ब्रेक ड्राइवर क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। गाड़ी देखो, अब ऐसे समझो इस चीज को, ये बंदा और ये हमारी गाड़ी, ये बंदा गाड़ी के ऊपर खड़ रहा है, ये स्टंट मैन है, मतलब अक्षय कुमार है हमारा ये। तो अक्षय कुमार है हमारा ये, देखो अक्षय कुमार क्या कर रहा है, ड्राइवर ने आगे को गाड़ी एक्सेलरेट की, जैसे ही गाड़ी एकदम एक्सेलरेट होगी तो गाड़ी की पोजीशन कहीं आगे की तरफ जाएगी, गाड़ी थोड़ी सी आगे चली जाएगी, लेकिन बंदा इनर्शिया की वजह से यहीं रहना चाहेगा। तो बंदे की अगर पोजीशन यहीं रहेगी और गाड़ी आगे जाएगी तो ऐसा फील होगा कि बंदा पीछे जाएगा, ऐसा हमें फील होगा कि बंदा पीछे जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक चीज नीचे से खिसक गई तो हमारी पोजीशन पीछे जाएगी, तो पीछे जाएगी तो बंदा पीछे की तरफ को गिर जाएगा। ये हमारा सारा कंसेप्ट होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। इन सब चीजों को हमारे को पढ़ना होता है। अब मैं आपको एक नए टर्म से मिलाता हूं जिसका नाम है मोमेंटम। इस टर्म का नाम हमारा क्या है, मोमेंटम नाम है। अब देखो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर ये टर्म समझ में आएगी तभी आपको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आएगा। सो वो मोमेंटम देखो हमारी क्या होती है, मोमेंटम होती है हमारा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखो ये जो मोमेंटम होता है इसको P से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, P से। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, अब देखिए, अब मैं आपको ना एक बहुत अलग बात बताने वाला हूँ, आपको शायद किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, और 9th क्लास तक तो कोई बताता ही नहीं है, ये थोड़ा हायर कंसेप्ट चला जाता है। देखो क्या होता है, अगर हम सोचते हैं, अगर कोई टीचर बोलेगा कि मोमेंटम में चेंज आएगा, तो मोमेंटम में चेंज किस वजह से आ सकता है, तो देखो हम लोग को क्या मान लेते हैं कि मास तो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मास हमेशा क्या होता है भैया, फिक्स्ड होता है, और वेलोसिटी ही बदल सकती है, वेलोसिटी ही ओनली चेंज होगी। तो टीचर आपको यही बताता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, और मोमेंटम में चेंज आ गया, किसकी वजह से, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मास भी बदल जाए बॉडी का? आपको सब बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट में है, मतलब हम भाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, यानी कि जो मास होता है, वो एक्चुअल मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। हालांकि हम इतनी स्पीड में नहीं भाग सकते तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सोचो लाइट की स्पीड से भागेंगे ना, तो हमारा जो एक्चुअल मास होगा उससे शायद डबल हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, बहुत ज्यादा मास बढ़ जाएगा, आपका बहुत ज्यादा मास बढ़ जाएगा। सो इस चीज के पीछे प्रूफ हो चुकी है ये चीजें, मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट्स, कि मास भी चेंज होता है। मास चेंज होता है जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका जो मास होगा वो एक्चुअल मास नहीं होगा। मतलब अगर मैं भी भाग रहा हूं ना, अगर मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूं, सोचो मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूं, तो मेरे मास के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो क्या हो, 0.00000 बहुत छोटा हो, लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मास की वजह से भी चेंज होता है, वेलोसिटी की वजह से भी चेंज होगा। आपको 9th क्लास के अंदर मास की चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 11th 12th में भी बहुत कम कंसेप्ट हैं इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन आप अगर फिजिक्स में हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो उसमें आपको जरूर ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बता दी कि आपके माइंड में एक चीज़ रहनी चाहिए, हालांकि आपके कंसेप्ट में यानी कि 9th क्लास के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का चेंज ही यूज होने वाला है। तो ये हमारा था मोमेंटम, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन।